डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भोपाल में आयोजित हुआ जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव, सीएम मोहन यादव हुए शामिल। रविंद्र भवन में महोत्सव का हुआ आयोजन। भोपाल में 2 दिवसीय एआई वर्कशॉप का समापन। सेमीकंडक्टर और ड्रोन निर्माण नीति पर हुई चर्चा। भारत सरकार के कई अधिकारी हुए शामिल। भारत पाकिस्तान तनाव पर एमपी में भी अलर्ट जारी। इंदौर में अभी आयोजनों पर रोक, ग्वालियर में लगेंगे सायरन। चंडीगढ़ में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध। शादियों में पटाखे आदि जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी ने आदेश किया जारी। और पठानकोट के एक गांव में 4 ड्रोन की मूवमेंट दिखी। गांव के लोग भी में दहशत, पलायन करने की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक जीआरपी जोधपुर अभिजीत सिंह और पुलिस उप अधीक्षक संदीप सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। चेकिंग के दौरान स्टेशन पर मौजूद यात्रियों, टैक्सी चालकों, रेलवे कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा और अफवाहों से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। प्रेजेंट सिनेरियो में पुलिस हेडक्वार्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, श्रीमान एसपी साहब रेलवे और रेलवे विभाग की तरफ से जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की पालना में आरपीएफ के साथ में जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में हम लोग प्लेटफॉर्म गश्त, ट्रेन चेकिंग और संदिग्ध वस्तु और व्यक्तियों को चेक कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में हमने रेलवे स्टेशन पर जो टैक्सी यूनियन है और जो कूली का यूनियन है, उनसे भी हमने सहयोग मांगा है और ये गश्त है वो हम नियमित रूप से करते हैं। हम लोग अभी जोधपुर स्टेशन पे हैं। जीआरपी आरपीएफ की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही है, जैसा कि मैम ने अभी अभी बता दिया है। प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 की जो भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं वो हमने चेक की है। आरपीएफ का डॉग स्क्वाड भी हमारे साथ है और रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, रूटीन चेकिंग कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम यात्रियों को ये कहना चाहते हैं कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई लावारिस सामान या कोई संदिग्ध व्यक्ति स्टेशन पर उनकी नज़र में आता है तो आरपीएफ जीआरपी की हेल्पलाइन पर सूचना दें। अगले स्टेशन पर तुरंत सहायता दी जाएगी। 139 आरपीएफ का नंबर है, 1012 जीआरपी का नंबर है, टोल फ्री नंबर है, कहीं से भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं और तुरंत सहायता देंगे तो अगले स्टेशन पर मदद मिलेगी। बाड़ी के चेतन नगर कॉलोनी में स्थित दोना पत्तल फैक्ट्री में रात को भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा कच्चा और तैयार माल जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही 3 दमकलों ने 8 घंटे की मेहनत से आग पर काबू पाया। साथ ही फैक्ट्री के मालिक मयंक अग्रवाल ने नुकसान का अनुमान 10 से 15 लाख रुपए बताया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जोधपुर में आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने रात 9:30 बजे कंप्लीट ब्लैकआउट के आदेश दिए हैं। इस दौरान जोधपुर डिस्कॉम ने शहर भर में बिजली सप्लाई बंद कर दी और पुलिस की ओर से सायरन बजाकर लोगों से घरों के बाहर जल रही लाइटें सुबह 4 बजे तक बंद रखने की अपील की है। वहीं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई
एक उच्च स्तरीय बैठक में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों ने रणनीतियों पर चर्चा की है। साथ ही ब्लैकआउट की स्थिति में सायरन की आवाज को सुनिश्चित करने के लिए जनरेटर की व्यवस्था करने और परिवहन विभाग को आपातकालीन बसों की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। आमजन से यही अपील करना चाहता हूं कि इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो ब्लैकआउट के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी पालना करें, जो सायरन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी पालना करें। यदि दिन में सायरन बजता है, सायरन आपका 2 बार बजेगा। पहली बार सायरन बजने का मतलब है कि खतरा आ रहा है, उसके बाद में वो सायरन बंद हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टला है। खतरा जब टल जाएगा तब दूसरी बार सायरन बजेगा। तो जब पहली बार सायरन बजना चालू होता है, यदि वो दिन का समय है, तो आप सब जो है एक शेल्टर ढूंढ के, जहाँ पे आप डेब्रीज से, जहाँ पे प्रोजेक्टाइल से आप सेफ रहें, इस तरह का शेल्टर ढूंढ के आप जाएं उसके अंदर, और जब सेकंड सायरन बजे तब निकलें। यदि यही चीज़ जो है रात को सायरन बजता है, तो आप लोगों से निवेदन है कि शेल्टर में जाने से पहले अपनी जितनी भी लाइटें हैं वो सारी की सारी लाइटें स्विच ऑफ करें। मेरा आप सबसे यही अपील है, आपके जो घर की खिड़की हैं, कोई कांच वाले दरवाजे हैं, सबको आप या तो जो थिक वाला कर्टेन होता है उससे ढक लें, या कोई काला पेंट करना है कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की लाइट बाहर ना जा सके। जो भी आपके बैंक्स हैं, बैंकों के एटीएम हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, कोई भी इस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर आप लोग शाम को ऑफिस छोड़ने से पहले कृपया सभी प्रकार की लाइटें बंद कर लें। कल जो है थोड़ा सा ये देखा गया था कि लोगों ने अपने घरों के अंदर की लाइटें बंद कर ली थी, लेकिन घर के बाहर जो आंगन की लाइट होती है, या मेन दरवाजे की लाइट होती है, या छत की लाइट होती है, वो लाइटें जली हुई थी। मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूं कि इस तरह की सिचुएशन में यदि एक भी लाइट जल रही है, तो उससे ना केवल आपकी और आपके परिजनों की, बल्कि हजारों लोगों की जान जो है खतरे में आ सकती है। इसलिए सभी से मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि जो लाइट है सायरन बजने पर जो है, या ब्लैकआउट डिक्लेयर होने पर लाइटें अपनी टोटली ऑफ रखें। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में 1626 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके तहत ट्रेनों का संचालन अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से होगा, जिससे डीजल पर निर्भरता कम होगी। विद्युतीकरण से यातायात में सुधार होगा, ऊर्जा का कुशल उपयोग होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। रेलवे ने इस परियोजना पर लगभग 1653 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी साबित होगा। जोधपुर रेल मंडल भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है। यह 1626 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में पूरा जोधपुर मंडल विद्युतीकृत हो चुका है। यह कार्य 2022 में प्रारंभ हुआ और अब संपूर्ण हो चुका है। जोधपुर मंडल में अगर हम देखें तो विभिन्न दिशाओं में हमारी ट्रेन जाती हैं। जोधपुर से जयपुर, जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से बीकानेर, जोधपुर से भिरड़ी, जोधपुर से मारवाड़, इवन डेगाना सेक्शन, संपूर्ण सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इसके अलावा सिर्फ मेन लाइन ही नहीं, इसके अलावा हमारे पास जो यार्ड्स की लाइन है, जो वॉशिंग लाइन है, जो हमारे पिट लाइन्स हैं, जो हमारे डीजल सेट की लाइन्स हैं, उनको भी इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है। इलेक्ट्रीफाइड होने के, विद्युतीकृत होने के बहुत सारे फायदे भारतीय रेलवे को मिल रहे हैं। एक तो ये सस्ता साधन है, हमारी बचत होती है। दूसरा, पर्यावरण की बहुत सारी सुरक्षा होती है, क्योंकि जब डीजल इंजन प्रयोग में आता है तो प्रदूषण की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। इलेक्ट्रीफाइड इंजन में पर्यावरण की भी रक्षा होती है। इलेक्ट्रीफाइड इंजन ज़्यादा भार क्षमता को वहन कर सकता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, ये भी फायदे हमारे पास हैं। कार्बन एमिशन कम होता है। इस हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रीफाइड रूट के अपने बहुत सारे फायदे हैं, जो आर्थिक प्रगति के साथ साथ हमको प्रदान करते हैं। मैं जोधपुर की जनता को बताते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये कार्य हम लोगों ने बहुत कम समय में पूरा किया है। वर्तमान में 50% से ज़्यादा ट्रेनें हम इलेक्ट्रिक इंजन से चलाना शुरू भी कर चुके हैं और कुछ ही समय में डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन 100% प्रारंभ हो जाएंगे। जोधपुर टोंक में पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता का जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अध्यक्ष विष्णु चावला ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 21 किलो की माला पहनाई और केक काटकर समारोह को और भी खास बनाया। कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता की लंबी आयु की कामना की। इस समारोह में भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु चावला के साथ सीताराम चावला, नारायण गुड्डू चावला, अंकित शर्मा, विजय चावला, शैलेंद्र जैन और अन्य लोग मौजूद रहे।
देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा और आगजनी मामले में गिरफ्तार नरेश मीणा को आज टोंक के SC/ST कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। वहीं चार्ज बहस 20 मई को होगी। उनके वकील ने बताया कि नरेश मीणा पर दर्ज अन्य FIR पर भी चार्ज बहस 20 मई को होगी। इस दौरान उनके समर्थक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे और 15 मई तक रिहाई न होने पर जयपुर में अनशन की चेतावनी दी। आज FIR नंबर 166/24 में चार्ज बहस हो गई है और चार्ज बहस में निश्चित रूप से सारी जो चार्जशीट का एविडेंस है वो निष्कर्षतः ये क्लियर कट आया है कि कहीं न कहीं 307 नहीं बन रही, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो केस है, ओरली प्रोसिक्यूशन जो लेके आ रहा है वो केस में 307 बनाने का प्रयास है, जैसे FIR में अवेयरमेंट है या बयानों में है। लेकिन ठीक विपरीत जो इंडिपेंडेंट विटनेस है और वहाँ जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट थी और रिकॉर्डिंग थी, उनको देखने मात्र से क्लियर कट स्थिति है कि 307 का केस नहीं है। ना तो नरेश के पास कोई हथियार था, ना नरेश ने कोई इस तरह का एक्ट किया जिसमें 307 की स्थिति हो। ये एक सडन प्रोविजन का था और उसके परचुएंस में चूंकि जबरदस्ती वोटिंग करा दी थी और उस चित्रा मीणा ने आकर के बाहर शिकायत की थी। देन नरेश मीणा उस चित्रा मीणा की शिकायत पर रोती हुई जब आई थी तो उसको सुन करके अचानक से अंदर गया और जाकर के SDM साहब के और उसके बीच में जो घटनाक्रम घटित हुआ वो उसी के परचुएंस में था। तो कहीं न कहीं ये बात तो तय है कि सारी एविडेंस चीख करके इस बात को कह रही है कि 307 तो कम से कम नहीं बनता, और उसके बावजूद भी ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई बार हमारे प्रयास करने के बावजूद भी चार्ज बहस 2 बार हो चुकी है। पूर्व में माननीय न्यायाधीश महोदय का ट्रांसफर हो जाने की वजह से वो आदेश नहीं आया। अब दोबारा फिर चार्ज बहस हमने कर दी है, तो 20 तारीख को चार्ज आदेश में है और 167 जो उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसमें चार्ज बहस में है। आज राजस्थान के जैसलमेर जिले के किशनघाट जोगियों का वास क्षेत्र में एक बम जैसी वस्तु मिली है, जिसे देखकर स्थानीय लोग डर गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को सील कर दिया है और बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा। विशेषज्ञों की ओर से जांच की जा रही है। वहीं पंजाब के होशियारपुर जिले के बहफत्ता गांव में पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइल का मलबा मिला है। मिसाइल भारतीय वायु रक्षा प्रणाली से बच गई थी और खेतों में गिरी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर उसे सील कर दिया है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ये बम होने की या इसके संबंधित को पार्ट्स होने की जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जांच कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ये बम होने की या इसके संबंधित को पार्ट्स होने की जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जांच कर रहे हैं। जैसा कि इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।